हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एंगस्ट्रॉम क्लासेस में। आज जैसा कि आज आप लोग देख पा रहे होंगे हमारे सामने शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस खुला हुआ है ना। तो ये क्या है बच्चों? तो क्लास 9 के बच्चों आप सभी का वेलकम है। हम लोग जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग पूरे एनसीईआरटी को कवर करने जा रहे हैं। सोशल साइंस एनसीईआरटी को हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जिसमें आपने पहला चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस के की कंसेप्ट, की फीचर्स, की फैक्टर्स, हर एक पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया था बच्चों, आप सभी को पता होगा। और उसके बाद हमारा चैप्टर 2 है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग सभी पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो आप लोग अगर सिलेबस आप लोग के पास नहीं है तो आप लोग एनसीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सिलेबस को चेक कर सकते हो, या फिर हमारे प्रीवियस वीडियोस जिसमें हमने हर एक सिलेबस के चैप्टर्स को हमने कवर किया है, आप लोग देख सकते हो। आप लोग आई बटन पे क्लिक करके भी या हमारे प्लेलिस्ट में जा करके भी जो है सीक्वेंसली चीज़ों को फॉलो कर सकते हो बच्चों, समझ सकते हो और देख सकते हो। तो आप लोग लेक्चर 1 में जाइए जहाँ पे हमने, या इंट्रोडक्शन लेक्चर में जाइए जहाँ पे हमने पूरे सिलेबस को आपके कवर किया है ना। जहाँ पे हमने बताया कि चैप्टर 1 जो है आपका अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस है और चैप्टर 2 जो है आपका शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस है ना। तो चैप्टर 1 को हमने कवर कर लिया बच्चों, आप सभी को ये बात पता होगी। और चैप्टर 2 को हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं। तो वैसे ही जैसे हम लोग चैप्टर 1 को कवर किए, हर एक की डिटेल्स, हर एक की फैक्टर्स को पढ़ें। क्योंकि चैप्टर 1 जो था वो आपका उतना ज़्यादा वास्ट नहीं था, बस अंडरस्टैंडिंग बेस्ड वो चैप्टर था। लेकिन अब जो चैप्टर जो आपकी स्टार्ट होने वाली है वो आपके कंसेप्चुअल बेस्ड होने वाली है, जिसमें आपको फैक्ट्स की भी जरूरत पड़ेगी और कॉन्सेप्ट समझने की भी जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से चीजें हमारी चलेंगी आगे। तो आज का लेक्चर होने वाला है बच्चों आपका शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस का, है ना। ये आप लोग जियोग्राफी सब्जेक्ट में देख सकते हो, है ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो शेपिंग मतलब क्या? शेपिंग मतलब होता है बच्चों आकार देना ऑफ द अर्थ सरफेस। मतलब शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस, जो भी अर्थ का आपका सरफेस है, सतह है, पृथ्वी का जो सतह है, उसके आकारों का हम लोग अध्ययन करेंगे, है ना। कि आकार उसके किस किस तरीके से बनी, क्या क्या उसके आकार में, उसके शेप में चेंजेस आए, पहले कैसे थे अब कैसे है, किस विचारक ने क्या कहा, कौन सी थ्योरी दी, कौन से कॉन्सेप्ट दिए, किस किस तरीके में जो है अर्थ डिवाइडेड है, किस किस पार्ट में डिवाइडेड है ना। तो हम लोग हर एक मेजर एस्पेक्ट, हर एक मेजर कॉन्सेप्ट को इस क्लास में कवर करने वाले हैं बच्चों। तो आप सभी का हमें सपोर्ट, और मेरा हमेशा से जो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहता है वो आप लोग समझ चुके होंगे। क्लास में अवेयर रहिए, पेशेंस बना के रखिए और क्लास को इंगेजिंग बना के रखिए। इंगेजिंग किस तरीके से? आप लोग जो भी आपके क्वेरीज होंगे वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं सवाल जो भी आपसे पूछूंगा वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्लास को इंगेजिंग बना के रख सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, सोशल स्टडीज एनसीईआरटी चैप्टर 2। तो हम लोग अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन मैंने कुछ तरीके से आपको लिखा है। फ्रॉम द डीपेस्ट ओशन ट्रेंचेस टू द हाईएस्ट माउंटेन पीक्स, द अर्थ सरफेस इज इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ फ्लक्स। कहने का मतलब यह है कि समुद्र के सबसे नीचे पार्ट, समुद्र का सबसे निचला हिस्सा, मतलब डीपेस्ट ओशियन ट्रेंचेस। कौन सा ट्रेंचेस है डीपेस्ट वर्ल्ड में ओशियन का? आप लोग कमेंट डाउन करके बताइए। और दूसरा, वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक्स कौन से हैं वो बताइए कमेंट करके, है ना। तो हालांकि मैं बताऊंगा आगे,
तो समुद्र के सबसे निचले हिस्से से लेके सबसे ऊपरी हिस्से आपके पृथ्वी का, वहां तक जो चीजें हैं, तो इन सभी के बीचों बीच में जो भी चीजें आने वाली है, इन सभी को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। द यूनिट एक्सप्लोर द पावरफुल फोर्सेस बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इस यूनिट में जो पावरफुल फोर्सेस हैं, जो पावरफुल बल हैं, जैसे इंटरनल जो भी आपके फोर्सेस रहेंगे और एक्सटर्नल जो भी फोर्सेस रहेंगे, इस चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं। दैट हैव शेप्ड एंड कंटिन्यू टू शेप द लैंडस्केप वी इनहैबिट, है ना, जो क्या करती हैं, चीजों को आकार देती हैं और लगातार बदलते रहती है, लगातार आकार देते रहती है। स्टूडेंट, आप लोग ये बात समझ पाओगे कि थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है ना, द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर क्या है, द एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन क्या है, द लैंडफॉर्म एंड डिजास्टर दैट रिजल्ट फ्रॉम द दिस डायनेमिक प्रोसेस। जो लैंडफॉर्म है आपके, उससे होने वाले जो आपके डिजास्टर है, उसमें होने वाले जो डिजास्टर हैं, और जो बहुत सारी डायनेमिक प्रोसेस है, इन सभी चीजों पे बच्चों हम लोग बारी बारी से बात करेंगे इस क्लास को कंटिन्यू करते हुए। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इस इंट्रोडक्शन को समझ गए होंगे, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को। आइए हम लोग फर्दर मूव करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले आपका टॉपिक है, ये टॉपिक नंबर 1 है, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर मतलब क्या होता है बच्चों? आपने सुना होगा घर का इंटीरियर अच्छा होना चाहिए, गाड़ी का इंटीरियर अच्छा होना चाहिए। कोई आप लोग कार लेते हो तो बोलते हो कि भाई साहब उसका इंटीरियर अच्छा होना चाहिए, या फिर इंटीरियर को हम लोग कस्टमाइज कराते हैं। इंटीरियर मतलब होता है आपका अंदरूनी हिस्सा या दिखने वाला पार्ट, उसी को हम लोग इंटीरियर ऑफ द अर्थ बोलते हैं। इंटीरियर मतलब अंदर का हिस्सा, अंदर की क्या, जैसे रूम में हम लोग अगर घर की बात करेंगे तो घर में इंटीरियर जो होगा वो बाहर से नहीं, बाहर वाली चीजें जो रहेगी वो उसको एक्सटीरियर बोलेंगे। लेकिन घर के रूम के अंदर जब हम लोग सोफा डिजाइन कराएंगे, डाइनिंग टेबल डिजाइन कराएंगे, जो आपके डिस्प्ले का होता है, टीवी का जो कैबिनेट होता है वो डिजाइन कराएंगे, है ना। अगर बेडरूम में चाहते हैं हम लोग एक स्टडी टेबल हो, एक बेडरूम हो, और बहुत सारे मतलब आपके इंटीरियर डिजाइन हो, कबर्ड हो, तो इन सभी को जब हम लोग डिजाइन कराएंगे तो इसी को हम लोग इंटीरियर डिजाइन बोलते हैं, यानी घर के अंदर का भाग बच्चों। तो वैसे ही जब हम लोग पृथ्वी के इंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे तो पृथ्वी जो अर्थ है उसका इंटीरियर यानी उसके अंदर के भाग के बारे में बात करी जा रही है। अब इसका अंदर का भाग क्या होगा? एक माउंटेन होगा, एक ओशन होगा, या फिर जो एक राउंड बॉल है, उस राउंड बॉल के ऊपर नहीं, राउंड बॉल के नीचे क्या है। इट मीन्स ये राउंड बॉल है तो राउंड बॉल के ऊपर नहीं जाना है, इस राउंड बॉल के अंदर क्या है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए देखिए बिफोर अंडरस्टैंड हाउ द अर्थ सरफेस इज शेप्ड, आप लोग ये समझ सकते हो कि अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल concretic layers each with distinct physical and chemical properties. These layers drive the tectonic activity that create mountain, volcanoes and earthquake. तो अर्थ के इंटीरियर को समझने से पहले ये बात समझना बहुत ही बेहद ही जरूरी है बच्चों कि ये जो अर्थ का इंटीरियर आप लोग पढ़ने जा रहे हो, ये क्या करने वाला है, ये बहुत ही कॉन्क्रेटिक लेयर को, जितने भी कॉन्क्रेटिक लेयर हैं आपके, उस लेयर को शो करेगा। पहले बताएगा कौन कौन सा लेयर है, फिर उसके बाद ये उसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को दिखाएगा, है ना, कि उस लेयर का प्रॉपर अपना फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। और फिर वो बात करेगा
कि उससे टेक्टोनिक एक्टिविटी जो बिल्ड होती है, जो क्रिएट होती है, उस टेक्टोनिक एक्टिविटी से क्रिएट होने वाले माउंटेन्स, वोल्केनोज और अर्थक्वेक्स ये कैसे बनते हैं, इन सब पे हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। तो आइए हम लोग इंटीरियर को सबसे पहले वाई, जैसा कि मैंने आपको बताया है, हम लोग कोई भी चीज को जब भी पढ़ेंगे तो हमारा जो पढ़ने का तरीका होने वाला है बच्चों, वो वाई से हाउ से स्टार्ट होने वाला है बच्चों। वाई स्टडी इंटीरियर। अब बताइए, वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व द अर्थ इंटीरियर बियॉन्ड ए फ्यू किलोमीटर, है ना। तो अब बताओ, जैसे हम लोग अर्थ में गड्ढा खोदें कुछ किलोमीटर तक, तो क्या अर्थ के इंटीरियर को हम लोग समझ पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। हम लोग पूरे अर्थ के इंटीरियर को समझे बिना किसी भी चीज को समझ नहीं सकते। उससे फायदा क्या होता है कि साइंटिस्ट जो है उस सीज्मिक वेव को, उस पूरे प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करते हैं। उस इंफॉर्मेशन से वो लोग डिसाइड कर सकते हैं कि अर्थक्वेक, वोल्केनिक मटेरियल, मीटोराइट स्टडीज, ये सभी कैसे कैसे वो स्टडी कर सकते हैं। अर्थक्वेक कैसे आएगा, वोल्केनिक इरप्शन कब होगा, कहाँ होगा, इन सभी चीज को वो लोग एज्यूम कर सकते हैं, प्री एज्यूम कर सकते हैं। कब? जब इन सभी चीज को वो लोग बारीक तरीके से स्टडी कर पाएंगे तब। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है बात को, तो इसके रिफ्लेक्ट को, रिफ्रैक्ट को, स्पीड को, इन सभी को ये लोग मैपिंग कर सकते हैं इस इंटीरियर इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ स्टडी करने के साथ ही। ठीक है बच्चों, अब आइए क्लासरूम का की फैक्ट डिस्कशन क्या क्या होने वाला है बच्चों, आप लोग समझिए। पहला फैक्ट है द मॉवरिक डिसकंटिन्यूटी मूव इज द बाउंड्री बिटवीन क्रस्ट एंड द मेंटल डिस्कवर्ड इन 1909। तो ये आप लोग, आपके सामने मैं मटेरियल्स के तौर पे आपके सामने चीजों को लाया हूं। आप लोग प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेकर के, या फिर मैं साइड हो जाया करूंगा तो आप लोग उसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं बच्चों। कंटेंट के रूप में, आपके नोट्स के रूप में ये कॉपी में रहेंगी। मैंने हमेशा से बताया है बच्चों कि आप लोग अपने साथ साथ कॉपी और पेन या नोटबुक और पेन लेकर के बैठो, जहाँ पे हमारी क्लासरूम एक ऑफलाइन क्लासेस की तरह ही वर्क कर रही है ना, जिसमें आप लोग मेरे साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को सीख पाओगे, समझ पाओगे, और साथ में स्टडी मटेरियल के रूप में भी आपके पास नोट्स वगैरह होंगे जिसको आप लोग आगे रिवाइज कर सकते हो। तो इस चीज को देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। एक डिसकंटिन्यूटी के बारे में, तीन तरीके के बारे में बात करी गई है। एक मॉवरिक डिसकंटिन्यूटी, एक न्यूटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी और एक लेमान डिसकंटिन्यूटी। मॉवरिक डिसकंटिन्यूटी में है, उसका नाम मोहो से भी हम लोग जानते हैं। उसमें क्या बोला गया है कि बाउंड्री को बताया गया है क्रस्ट और मेंटल का जो बाउंड्री है इसके बारे में, और ये डिस्कवर्ड हुआ था 1909। न्यूटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो है ये सेपरेट करता है मेंटल को, किससे? आउटर कोर से सेपरेट करता है, यानी उसके बीच वाला ये पार्ट है, ये उसका बाउंड्री के तरीके से काम करता है। लेमन डिसकंटिन्यूटी है जो वो डिसाइड करती है बाउंड्री किसके किसके बीच में, आउटर एंड इनर कोर के बीच में। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे, पहले आप लोग देख लीजिए मेरा तरीका इसी तरीके से। सबसे पहले आप लोग अपने मन में सवाल बनाइए, जब सवाल हमारे पास आ जाएगा बच्चों, तब हम किसी चीज को पढ़ेंगे उससे रिलेटेड, तो वो हमें ज्यादा समझ में आएंगे, है ना। द आउटर कोर्स लिक्विड स्टेट इज प्रूवन बाय द फैक्ट दैट एस वेव्स, जो आपके आउटर कोर के लिक्विड स्टेट जो प्रूव किए जाते हैं वो किससे प्रूव किए जाते हैं? एस वेव से। कैनॉट पासेस थ्रू इट, है ना, जो इससे पास नहीं कर सकता। द इनर कोर सॉलिड डिस्पाइट एक्सट्रीम हीट बिकॉज इमेंस प्रेशर, और इनर कोर जो है वो सॉलिड होता है क्योंकि बहुत ही ज्यादा प्रेशर वहां पे लगता है। अब आइए देखिए,
एक सेकंड बच्चों, मेरे को जूम और जूम आउट करने दीजिए। आप लोगों को दिखाई दे रहा है बच्चों? आई थिंक थोड़ा सा और जूम कर सकते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, समझिए। पहला है, सबसे पहले लेयर की अगर हम लोग बात करें, आई थिंक आप लोग को दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे है लेयर, है ना बच्चों? यहाँ पे है लेयर। तो अर्थ को अगर हम लोग डिजाइन करें इस तरीके से बच्चों, अर्थ है, ठीक है। तो लेयर में सबसे पहला जो लेयर आने वाला है वो क्रस्ट का। तो ये हो गया आपका क्रस्ट का पार्ट, ठीक है बच्चों। क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। फिर अगर आप बात करोगे तो ये मेंटल हो जाएगा आपका, ये वाला पार्ट कहलाएगा मेंटल, और ये कहलाएगा मेंटल क्रस्ट, और ये कहलाएगा आउटर कोर, और ये कहलाएगा आपका इनर कोर। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग फिगर भी बना सकते हो मेरे साथ साथ, है ना। सबसे बाहरी पार्ट क्रस्ट, उसके बाद आपका जो पार्ट है मेंटल, उसके बाद जो पार्ट होगा आउटर कोर, और सबसे अंदर वाला पार्ट जो होगा वो इनर कोर कहलाएगा बच्चों। तो क्रस्ट का जो आपका लेंथ है वो 0 to 35 किलोमीटर का होता है ना। 0 to 35 किलोमीटर। कॉन्टिनेंटल में अगर हम लोग बात करें, लैंड की बात करें, कॉन्टिनेंट में बात करें तो 0 to 35, और अगर ओशन की बात करें तो 0 to 7 किलोमीटर तक, ठीक है। और लैंड और ओशन का क्या कॉन्सेप्ट है वो हम लोग आगे इस क्लास में फर्दर समझेंगे, अभी आप लोग इतना याद रखिए। जो क्या होगा स्टेट में, कैसा होगा, सॉलिड होगा। कंपोजिशन उसका क्या क्या होगा मैंने बताया, फिजिकल और केमिकल, हम लोग इन सभी चीज को हम लोग हर एक लेयर के बारे में कवर करेंगे। तो केमिकल लोचा क्या होगा इसका कंपोजिशन, जिसमें सिलिका, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग सियाल भी कह सकते हो, और सीमा भी आप लोग इसमें कुछ कुछ पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें मेंटल आता है दूसरा, पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल, और तीसरा आउटर कोर, चौथा इनर कोर, ठीक है बच्चों। आप लोग को आई थिंक दिख रहा होगा, देखिए दूसरा मेंटल आ रहा है। तो मेंटल का जो लेंथ होता है, डेप्थ होता है, वो 35 किलोमीटर टू 2900 किलोमीटर तक होता है बच्चों। तो ये सोचने वाली बात है, मतलब। और इसका डेप्थ जो है सेमी स्टेट जो है ये सेमी सॉलिड होता है, मतलब ठोस नहीं होता और लिक्विड भी नहीं होता, लेकिन इन दोनों के बीच में होता है, जिसको हम लोग सेमी सॉलिड कहते हैं। और प्लास्टिक भी इसके फॉर्म में कह सकते हैं, प्लास्टिक भी यहाँ पे कुछ कुछ बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इसका कंपोजिशन आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आयरन काफी ज्यादा पाया जाता है बच्चों, और मैग्नीशियम सिलिकेट्स काफी ज्यादा पाया जाता है इस पार्ट में, इस लेयर वाले पार्ट में, ठीक है बच्चों। तीसरा आप लोग आउटर कोर देखोगे, ये वाला आउटर कोर, ये हमने बात की इनर कोर के बारे में, क्रस्ट के बारे में, ठीक है बच्चों। ये देखिए
ये हमने बात करी क्रस्ट के बारे में। ये हम लोग बात कर रहे हैं, हमने बात करी मेंटल के बारे में अभी अभी। ये हमारा मेंटल हो गया येलो वाला। और अगर हम लोग बात करें वाइट कर देते हैं आउटर कोर को, तो आउटर कोर जो है आपका, ये आपका आउटर कोर हो गया। ठीक है बच्चों, जो आउटर कोर होने वाला है वो इसका डेप्थ कितना होने वाला है बच्चों? आउटर कोर का डेप्थ होने वाला है 2900 टू 5100 किलोमीटर तक। ठीक है, और ये स्टेट में कैसा होगा, इसकी अवस्था कैसी होगी? लिक्विड स्टेट में होगा। ये आउटर कोर हमेशा लिक्विड स्टेट में होगा। आप लोग को ये याद रखना है, अगर आपसे पूछे कि बताइए विच लेयर इज द इन लिक्विड स्टेट, विच लेयर इज इन लिक्विड स्टेट, तो आप लोग किसका नाम लोगे? आउटर कोर का हमेशा लोगे। तो ये हमेशा लिक्विड स्टेट में होता है। और यहाँ पे अगर हम लोग कंपोजिशन की बात करें, कौन कौन से यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं या फिर एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो आयरन और निकल पाया जाता है काफी ज्यादा मात्रा में। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इनर कोर की, तो इनर कोर को हम लोग कलर करते हैं ब्लू से। तो इनर कोर आपका ये हो गया। ठीक है, इनर कोर आपका ये हो गया। तो इनर कोर जो हो गया, ये इनर कोर 5100 टू 6371 किलोमीटर तक इसका डेप्थ पाया जाता है। लगभग लगभग आप बोल सकते हो कि 1271 किलोमीटर, है ना, 1200 किलोमीटर। और इसका लगभग लगभग आप लोग बोल सकते हो 2000 किलोमीटर, और इसका लगभग लगभग आप बोल सकते हो 2800 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा अगर किसी का डेप्थ पूछा जाए, विच लेयर इज द हाईएस्ट डेप्थ, तो आप लोग बोलोगे किसका? मेंटल का, है ना। मेंटल जो है सबसे ज्यादा डेप्थ वाला लेयर होता है। सबसे ज्यादा लिक्विड वाला कौन सा होता है? आउटर कोर। और बाकी सभी स्टेट में, बाकी सभी जो है आपके लेयर जो होंगे वो सॉलिड स्टेट में होंगे बच्चों। ठीक, आप लोग समझ पा रहे होंगे। जो आपका इनर कोर कहलाएगा वो आपका कंपोजिशन होगा उसका आयरन और निकेल का, सॉलिड ड्यू टू प्रेशर। लेकिन ये लोग सॉलिड होंगे क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा दबाव पड़ने वाला है। कोर में काफी ज्यादा दबाव पड़ता है बच्चों, प्रेशर पड़ता है। इस वजह से ये जो आपके स्टेट होते हैं ये सॉलिड होते हैं। इसका अवस्था जो होता है वो बच्चों सॉलिड अवस्था में होता है। समझ गया बात आप लोग? तो ये कहने का मतलब है। अब आते हैं हम लोग, तो ये आपने लेयर्स को समझ लिया। अब इसी लेयर्स को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था बच्चों कि आपका जो मोवरिक डिस्कंटिन्यूटी है, ये बाउंड्री बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल। तो अगर पूछे तो बताइए कि कौन सी डिस्कंटिन्यूटी में जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में बाउंड्री की बताई गई थी, तो ये क्रस्ट है ना, और ये मेंटल, ये जो बाउंड्री है, तो इस बाउंड्री को किसने किस डिस्कंटिन्यूटी में बताया गया था? तो आप लोग बोलोगे मोवरिक डिस्कंटिन्यूटी। न्यूटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी में क्या बोला गया था? मेंटल जो है किससे? आउटर कोर से सेपरेट करता है, तो ये वाला ये न्यूटनबर्ग में आएगा। ठीक है बच्चों। लेमन डिस्कंटिन्यूटी जो आउटर और इनर कोर, ये वाला पार्ट जो है आउटर और इनर कोर को डिसाइड करता है, इस डिस्कंटिन्यूटी में बताया गया था। ठीक है बच्चों। तो अब बात करते हैं हम लोग आउटर कोर लिक्विड स्टेट प्रूवन बाय द फैक्ट ऑफ एस्पेक्ट कैनोट पास, ये मैंने आपको बता ही दिया, ये हो गया। अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हम लोग समझते हैं थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। हमने देखा अभी 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 क्या देखा? इंटीरियर ऑफ द अर्थ सरफेस हमने देखा ना। हमने क्या देखा बच्चों, आप बताइए? इंटीरियर ऑफ द अर्थ सरफेस हमने देखा और समझ लिया। इसमें क्या क्या हम लोग क्यों पढ़ते हैं इंटीरियर को, इसका क्या जरूरत होता है ना, की फैक्ट इसके क्या क्या हैं, और
इसके लेयर कौन कौन से हैं, डेप्थ क्या है, स्टेट क्या होता है और कंपोजिशन इसका क्या क्या होते हैं, हमने इन सभी चीज को कवर किया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आपके प्लेट टेक्टोनिक्स के थ्योरी के बारे में। ठीक है बच्चों, तो प्लेट टेक्टोनिक्स का थ्योरी क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इज द यूनिफाइंग थ्योरी ऑफ मॉडर्न जियोलॉजी। इट एक्सप्लेन्स हाउ द अर्थ लिथोस्फीयर is divided into large slab called tectonic plate that move slowly over the semi-molten asthenosphere. This movement, driven by convection current in the mantle, is responsible for continental drift, mountain building, volcanoes, and earthquakes. तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि प्लेट टेक्टोनिक का जो आपका थ्योरी है, तो इसमें कुछ कुछ थ्योरी जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो आज हम लोग सबसे ज़्यादा पॉपुलर थ्योरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, है ना। और ये टेक्टोनिक प्लेट को हम लोग क्यों स्टडी करेंगे, ये आपका टोटली रिस्पॉन्सिबल होने वाला है अर्थक्वेक के लिए, अर्थक्वेक के लिए, फिर आपका वोल्केनिक इरप्शन के लिए, और भी जो जो आपके माउंटेन बिल्डिंग, जो माउंटेन का जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो टेक्टोनिक प्लेट है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों। टेक्टोनिक प्लेट ये पानी में तैरता हुआ एक सतह के रूप में है अर्थ पे, है ना। ये प्लेट जिस तरीके से मूवमेंट करेगा उसी तरीके से चीजें बनेंगी और बिगड़ेंगी। अगर ये प्लेट इस तरीके से मूवमेंट करेगा तो आपस में कोलैप्स करके एक जमीन पर उभाड़ आएगा, है ना, जिससे माउंटेन बिल्डिंग होगा। अगर ये प्लेट एक दूसरे से दूर जाएगा तो इससे एक ट्रेंच बनेगा, एक खाई बनेगी, जिससे हम लोग लो लैंड कहते हैं। अगर ये प्लेट इस तरीके से रब करेगा आपस में पैरेलली तो ये जो है एक फॉर्मेशन होगा। उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी, लेकिन मैं आपको बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। जब ये चीज़ होगा तो ये टोटली रिस्पॉन्सिबल होगा अर्थक्वेक्स के लिए, है ना। तो प्लेट टेक्टोनिक्स पानी में तैरता हुआ एक प्लेट के समान है जो हर टाइम मूवमेंट में रहता है ना, कभी भी स्थिर नहीं रहता। तो इस प्लेट टेक्टोनिक के थ्योरी को हम लोग आज कवर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका थ्योरी होने वाला है अल्फ्रेड वैगनर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ठीक है, तो इस थ्योरी को हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इस थ्योरी में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, एक सेकेंड। देखो इस थ्योरी में क्या बोला गया है बच्चों, आप लोग समझिएगा। ये हमारा अर्थ है, ठीक है बच्चों, और इसमें बोला गया कि इस सभी जगह जो है पानी थी। ठीक है, और ये एक यहाँ पे एक लैंड था। ठीक है, ये एक लैंड था, बाकी सभी और पानी थी, ये अर्थ है। तो ये जब लैंड एक यूनाइट फॉर्म में था, एकीकृत रूप में ही था, एक यूनिफॉर्म फॉर्म में था। ठीक है, तो इस प्लेट को हम लोग बोलते हैं, इसको जाना जाता था पैंजिया के नाम से। ठीक है, और ये जो ओशियन जब यूनिफॉर्म फॉर्म में थी, सॉरी, ये जो ओशियन थी यूनिफॉर्म फॉर्म में, इसके अगल बगल, इसको हम लोग पैंथा लाशा के नाम से जानते हैं।
ठीक है। और पैंथालाशा, देखो यहाँ पे बताई गई है पैंजिया और पैंथालाशा, एक बहुत ही वृहद आकार का, जब कोई भी धरती का टुकड़ा नहीं था, सारे लैंड जो है आपस में जुड़े हुए थे बच्चों, तो वो धरती का टुकड़ा कहलाता था, धरती कहलाती थी वो, लैंड यूनिफॉर्म लैंड कहलाती थी पैंजिया। सुपर कॉन्टिनेंट, उस थ्योरी को कहा था सुपर कॉन्टिनेंट के भी नाम से जानते हैं, उस सुपर कॉन्टिनेंट को पैंजिया कहा जाता था। और जो सुपर ओशियन था, यूनिवर्सल ओशियन था, उसको हम लोग पैंथालासा कहते थे। और 200 मिलियन ईयर्स पहले ये क्या हुआ कि ये टूटना स्टार्ट हुआ बच्चों, ठीक है। जब ये टूट गया, जब ये टूटा बच्चों, तो क्या हुआ, जब ये टूटा इस तरीके से, तो एक लैंड ये बना और एक आपका लैंड ये बना, मान लो कुछ इस तरीके से बना। मान लो इस तरीके से कुछ लैंड बना, है ना। तो ये जो ऊपर के साइड में जो लैंड बना, उसको हम लोग कहते हैं बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं लॉरेंसिया लैंड, लॉरेंसिया लैंड। और जो नीचे के साइड में लैंड बना, उसको हम लोग कहते हैं गोंडवाना लैंड। उसको हम लोग कहते हैं बच्चों गोंडवाना लैंड। तो जब पृथ्वी, ये जो यूनिफॉर्म लैंड का जब दो टुकड़ा हुआ, तो ये पहला टुकड़ा नॉर्थ के रूप में जो लॉरेंसिया के रूप में जाना गया, और नीचे वाला जो पृथ्वी का टुकड़ा बचा वो आपके गोंडवाना लैंड के रूप में जाना गया, ठीक है। तो इस तरीके से दो टाइप में ये बट गया, ये हो गया नॉर्थ के साइड में और ये हो गया साउथ के साइड में, आप लोग को दिख रहा होगा लॉरेंसिया और गोंडवाना। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे आप लोग देखोगे कि जो है his evidence included matching coastline similar fossils across continents and matching rock formation through initial ridiculed his ideas were vindicated by later discoveries। तो कहने का मतलब क्या है, ये दो थ्योरी आप लोग सीख लिए। और इसी के बाद से जब ये यूनिफॉर्म लैंड था, सबसे पहले एक यूनिफॉर्म ओशियन था, यूनिफॉर्म लैंड को पैंजिया कहा गया, यूनिफॉर्म ओशियन को पैंथालासा कहा गया। फिर उसके बाद इसका टुकड़ा हुआ, तो एक अपर पार्ट नॉर्दर्न साइड में लॉरेंसिया कहा गया, और दूसरा टुकड़ा हुआ जो साउदर्न साइड में गोंडवाना लैंड कहा गया। फिर इसी का टुकड़ा आप लोग देखोगे कि धीरे धीरे जो आप लोग आज हम लोग 7 कॉन्टिनेंट के रूप में पढ़ते हैं, इन दोनों का ही टुकड़ा होकर के रहा है। और आज हम लोग देखते हैं, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो आज 7 कॉन्टिनेंट किस तरीके से है बच्चों, ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया यूरोप, ये हो गया एशिया, ये हो गया आपका साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया, यही ना बच्चों। तो इन्हीं दो लैंड में से ये नीचे वाला पार्ट जो है आपका साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया बना, और ऊपर वाले लॉरेंसिया लैंड से बना नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया का पार्ट, ठीक है। यहां तक समझ गए। तो ये चीज हुआ, मैंने बताया ये पहला फॉर्मेशन, दूसरा फॉर्मेशन और ये तीसरा फॉर्मेशन जो आज हम लोग करंट सिनेरियो के रूप में देखते हैं। ये जो थ्योरी दिया गया, ये दिया गया अल्फ्रेड वेगनर्स का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसको हम लोग बोलते हैं। अल्फ्रेड वेगनर्स जो एक साइंटिस्ट थे, आप इसको बोलते हैं एक बहुत बड़े ज्योग्राफी के जो विद्वान थे, इन्होंने ही 1912 में ये जो है कॉन्सेप्ट दिया ज्योग्राफी को, पूरे वर्ल्ड को। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो ये आप लोग समझ गए। इसके बाद भी चीजें हैं, लेकिन हमारे पास टाइम का थोड़ा अभाव है, तो इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं बच्चों। आगे हम लोग, आज आप लोग इतना जान पाए, हमने इस क्लास को स्टार्ट कर दिया है, चैप्टर 2 को स्टार्ट कर दिया है, हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ सरफेस को कंप्लीट किया, और हम लोग जो आपके टेक्टोनिक प्लेट के थ्योरी हैं उनको कवर कर रहे हैं।
तो इस जर्नी में हम लोग फिर से चीज़ें धीरे धीरे उठाएंगे और सबको ब्रेक डाउन करेंगे और चीज़ों को समझते चलेंगे। तो आज की क्लास के लिए बच्चों यहाँ तक ही हमारा रहेगा, है ना। आज की क्लास के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइए, प्यार दिखाइए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव के साथ में बच्चों, और हमें मोटिवेट कीजिए जिससे हम लोग आपके साथ में बिना कोई जो है दिक्कत के आपके साथ में बने रहें। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।